Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 3rd of December 2020। तो 3 दिसंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर किया करिए। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो इफ़ यू अगर आपको पसंद आता है तो, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि दिस कंटेंट इज़ बेस्ट, दिस कंटेंट इज़ मतलब आपको ऐसा नहीं मिलेगा कंटेंट। सो प्लीज़ डू लाइक दैट एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दिस इज जस्ट वन रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर साइड। एंड नीचे आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट में हमारी लिंक्स मिल जाएंगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, सीसैट कोर्स की। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप नीचे वहां पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बिना किसी टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट टुडेज न्यूज एनालिसिस। पहले आज के सवाल जिनके आंसर्स आप करेंगे। पहला सवाल है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है गवर्नमेंट फिक्स करता है एमएसपी ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ आईसीएआर। दूसरा स्टेटमेंट है द इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी along with price trends in the market are considered before recommending the MSP. Which of the following statements are correct? One only, two only, both या none? Question number 2 is consider the following statements regarding Farmer Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020। जो नए फार्मर लॉज आए हैं ना, उसमें एक लॉ ये भी है। तो इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट अलाउज इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस आउटसाइड द फिजिकल प्रीमाइस ऑफ मार्केट यार्ड। दूसरा है इट प्रोहिबिट्स स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम लेविंग एनी मार्केट फी ऑन द फार्मर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर ट्रेड ऑफ फार्मर्स। ठीक है ना, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर देयर बॉर्डर विद नेपाल। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सूर्य किरण इज अ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। सो दीज आर द 3 क्वेश्चन जिनके आंसर्स आज आप करेंगे। आंसर्स मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। अब एक करेक्शन देख लो, कल एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि इनमें से कौन रेगुलेट करता है कमोडिटी मार्केट को। देयर वाज अ क्वेश्चन आई आस्क्ड विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स द कमोडिटी मार्केट। अब देखो कल क्या था, उसमें हमने आंसर बताया था फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। एक्चुअली 2015 तक फॉरवर्ड मार्केट कमीशन ही उसको रेगुलेट करता था, बट 2015 के बाद से उसको सेबी रेगुलेट करता है। तो करेक्ट आंसर फॉर दैट विल बी सेबी। इसको याद कर लीजिए, इसको नोट्स में लिख लीजिए, अगर आपने नोट्स में डाला इसको करेक्ट कर लीजिए। प्लीज मेक श्योर दिस करेक्शन इज देयर इन योर नोटबुक कि कमोडिटी मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, ना कि फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। 2015 तक फॉरवर्ड मार्केट कमीशन करता था, लेकिन 2015 के बाद से सेबी कर रहा है, तो उसको सेबी कर लीजिए, करेक्ट है ना। मेक श्योर दिस करेक्शन इज देयर। आगे मूव करते हैं अपन, मैप ऑफ द डे एक्सरसाइज में आते हैं। आज जो मैप मैं आपके लिए ले आया हूं वो है अफ्रीका का मैप। दिस इज द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। थोड़ा सा मैं आपको कंट्रीज का एक आइडिया देना चाहता हूं कि कौन कौन सी कंट्रीज कहां पर हैं। तो अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक स्पेशलिटी मैं आपको बताऊं, आपसे पूछ तो नहीं सकता क्योंकि ये वन वे है, तो मैं आपको अगर एक स्पेशलिटी बताऊं अफ्रीका की, तो ये है कि ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर तीनों पास होते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग थ्रू अफ्रीका, देन दिस इज योर इक्वेटर पासिंग थ्रू अफ्रीका, एंड देन दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिंग थ्रू अफ्रीका। ठीक है, अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली कंट्रीज कौन कौन सी है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस मेन कंट्री बता दो, तो माली देखो दिख रहा है, अल्जीरिया दिख रहा है, फिर लिबिया दिख रहा है, इजिप्ट दिख रहा है। मतलब इन कंट्रीज के थ्रू वो पास होता है, ठीक है। ये मेजर कंट्रीज है जिनके थ्रू पास होता है, ठीक है। और ओवरऑल ये सहारन रीजन कहलाता है। वैसे ये जो रीजन है, ये वाला जो मैंने शेड किया ना, ये रीजन जो है वो सहारन रीजन कहलाता है, सहारा वाला रीजन कहलाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, है ना। और सहारा के सदर्न साइड में जो कंट्रीज रहती हैं उनको सब सहारन बोलते हैं, देखो। तो इस रीजन के जो ये सदर्न वाली कंट्रीज हैं इनको सब सहारन बोलते हैं। दिस इज द थिंग विच यू कैन रिमेंबर। थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट्स हो जाएगा जो आपको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आप देख रहा होगा आपको इक्वेटर वाली कंट्रीज कौन कौन सी है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, कीनिया हो गया, है ना,
ये कंट्रीज है मेन। और इधर आपका इक्वेटोरियल गिनी हो गया, तो यहाँ इन कंट्रीज के थ्रू देखो इक्वेटर पास हो रहा है, ठीक है। सोमालिया से भी पास हो रहा है, देखो सोमालिया का भी थोड़ा सा पार्ट है जिससे पास हो रहा है। तो सोमालिया, केन्या, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इन कंट्रीज से पास होता है आपका इक्वेटर, ये आप याद रख सकते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखो कौन कौन सी कंट्रीज से पास होता है, तो यहाँ पे मोजाम्बिक से पास होता है, और साउथ अफ्रीका से पास होता है, बोत्सवाना से पास होता है, नामीबिया से पास होता है। तो नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका एंड योर मोजाम्बिक, दीज आर द बेसिक कंट्रीज जहां से कि वो पास होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, इनको याद रखेगा। और अफ्रीका से इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि थोड़ी थोड़ी चीजें आपको दिखा दो, कंट्रीज का एक बार लोकेशन देख लो। जैसे ऊपर कुछ मेन कंट्रीज देख लो, जैसे ये ऊपर अल्जीरिया आपको दिख रहा होगा, फिर ये आपको लीबिया दिख रहा होगा, फिर आपको इजिप्ट दिख रहा होगा। इजिप्ट के बाद आपका यहाँ पर्शियन गल्फ शुरू हो, या यहाँ से आपका सॉरी नॉट पर्शियन गल्फ, रेड सी शुरू हो जाता है, और यहाँ पे जो अरेबियन पेनिनसुला है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो अरेबियन पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्यों बोलता हूँ मैं, पेनिनसुला इज अ लैंड जो कि तीन तरफ से वाटर से सराउंडेड हो। इट्स अ पार्ट ऑफ द लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स। आपको दिख रहा होगा ये रेड सी, इधर पर्शियन गल्फ और इधर अरेबियन सी गल्फ, ये तीन साइड से वाटर से सराउंडेड है, इसलिए अरेबियन पेनिनसुला कहलाता है, ठीक है ना। तो पेनिनसुला टर्म इसीलिए याद रखना आप, ठीक है। इक्वेटोरियल कंट्रीज मैंने आपको बता ही दी है कौन कौन सी है। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, फिर यहाँ पे कीनिया मैंने आपको बता दिया, फिर आपको मैंने रुआंडा से भी पास हो रहा है, देखो रुआंडा से भी पास होता है, फिर आपको ये सोमालिया से भी इक्वेटर पास होता है, तो इसको याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। गैबॉन से पास होता है, ठीक है, गैबॉन से भी पास होता है, कॉन्गो से पास होता है, ठीक है, गैबॉन से, कॉन्गो से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देन आपका कीनिया, सोमालिया, यहाँ से इक्वेटर पास होता है, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के मैंने आपको बता दिया जगह, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जगह याद रखिए, जैसे कि अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, इन कंट्रीज से तो पास होता ही होता है, ठीक है ना। अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट हो गया, हल्का सा नाइजर को टच करते हुए निकलता है, छठ को टच करते हुए निकलता है, ठीक है। तो ये भी सारी चीजें आप याद रख सकते हैं, दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। और इधर मेजर वाटर बॉडीज में दिखाती है, रेड सी इधर से टच कर रहा है, और इधर साइड ऊपर देखो मेडिटेरेनियन सी है ऊपर, तो ये वाटर बॉडी में आपको दिख रहा होगा, ये मेडिटेरेनियन सी वाला पार्ट है, ठीक है ना। सो दिस इज अनदर थिंग विच इज देयर। Okay, so this is the part of Atlantic Ocean. Then यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनी दिख रहा होगा, गल्फ ऑफ गिनी इज देयर, है ना, गल्फ ऑफ गिनी नीचे दिख रहा होगा। देन लेक विक्टोरिया, यहाँ पे लेक विक्टोरिया है तंजानिया वाले रीजन में, तंजानिया के ऊपर यहाँ पे दिख लो लेक विक्टोरिया दिख रहा है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेक विक्टोरिया इज अगेन इंपॉर्टेंट। देन मालावी में लेक मालावी दिख रहा होगा आपको, लेक मालावी इज देयर, दैट इज अनदर थिंग विच इज देयर, लेक मालावी यहाँ पे दिख रहा होगा। तो लेक विक्टोरिया देख लिया, लेक मालावी देख लिया, लेक छड़ देखो यहाँ पे लेक छड़ है, देयर इज लेक छड़। एंड देन यहाँ पे मोजाम्बिक जो कंट्री है, यहाँ पे नीचे मैंने आपको दिखाई थी मोजाम्बिक, और इसके इधर साइड ये है आपका ये वाला जो मेडागास्कर है, दिस इज मेडागास्कर, इसके बीच में देखो मोजाम्बिक चैनल है, देयर इज अ मोजाम्बिक चैनल बिटवीन दैट, है ना। तो ये मेडागास्कर है, यहाँ मोजाम्बिक चैनल है, और यहाँ पे आइलैंड ग्रुप है, देखो ये मॉरिशियस आइलैंड ग्रुप है, उसके ऊपर ये सिशल्स आइलैंड ग्रुप है, ठीक है ना। तो मॉरिशियस एंड सिशल्स दे आर अगेन इंपॉर्टेंट, इनको भी याद रखिएगा, ठीक। बाकी कुछ और चीजें जो टेक्निकलिटीज हैं अफ्रीका की, वो मैं आपको कल बता दूंगा, आई विल टेल यू टुमारो दैट, है ना। आज के लिए इस मैप में इतना ही, आगे मूव करते हैं अपन, थोड़ा सा न्यूज़ देखते हैं पीआईबी की भी, और थोड़ी सी देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस की, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस, कल की पीआईबी मैंने डाल दी है वेबसाइट पे temscience.com में जाकर के आप देख सकते हैं। पीआईबी में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, जैसे कि फर्स्ट एवर वर्चुअल आदि महोत्सव लॉन्च किया गया है, पहला वर्चुअल आदि महोत्सव लॉन्च किया गया है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है, एंड ये आप एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट एवर वर्चुअल आदि महोत्सव हैज बीन लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश। आदि महोत्सव इज बेसिकली अ सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल कल्चर। आदि महोत्सव जो है इट इज द सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल कल्चर, क्राफ्ट, क्विजीन एंड कॉमर्स। तो ये देखो लिखा हुआ है कि आदि महोत्सव इज अ सेलिब्रेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ ट्राइबल कल्चर, क्राफ्ट, क्विजीन एंड कॉमर्स। इट्स अ सक्सेसफुल इनिशिएटिव दैट वाज कमेंस्ड इन 2017 में इसको कमेंस किया गया था, एंड
The festival was an attempt to familiarize the people with the rich and diverse craft, culture and tribal communities across the country. तो फेस्टिवल का बेसिक टारगेट क्या है, ताकि लोगों को ट्राइबल क्राफ्ट, कल्चर एंड ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में जानकारी मिल सके। 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था, आदि महोत्सव को, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, 2017 में स्टार्ट किया गया था। फिर सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ऑफ ब्रह्मोस बाय इंडियन नेवी, इंडियन नेवी ने ब्रह्मोस की सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग कर दी है। थोड़े से फैक्ट बताता हूं, ब्रह्मोस जो है वो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब देखो ये सुपरसोनिक क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेना इस चीज को, कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मैक 1 जो होता है, मैक 1 जो होती है दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड। मैक 1 क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है। अब अगर कोई चीज मैक 1 से कम है, if something is less than Mach 1, something is less than Mach 1, तो वो होगा सबसोनिक, that is known as सबसोनिक। Then if something is equal to Mach 1, Mach 1 के बराबर है, तो that is transonic, that is transonic। Then if something is greater than Mach 1, greater than Mach 1 but less than Mach 5, अगर कोई चीज मैक 1 से ज्यादा है बट मैक 5 से कम है, देन दैट इज सुपरसोनिक। तो मतलब कि जो सुपरसोनिक है वो मैक 1 से लेकर के मैक 5 तक रहता है सुपरसोनिक। आफ्टर मैक 5 दैट बिकम्स हाइपरसोनिक। ओके, सो याद रखिएगा, सबसोनिक, ट्रांसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब स्पीड्स बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। पहली बार ब्रह्मोस को लॉन्च किया गया था 2001 में। ब्रह्मोस को बनाया किसने, इट इज मेड बाय इंडिया प्लस आपका इंडिया की तरफ से डीआरडीओ और रशिया की तरफ से एनपीओएम। तो डीआरडीओ इंडिया की तरफ से और रशिया की तरफ से एनपीओएम, और विच इज जॉइंटली डेवलपिंग दिस ब्रह्मोस। एंड ब्रह्मोस में जो टर्म्स हैं ये दो रिवर्स के ऊपर, एक ब्रह्मपुत्र रिवर एंड दूसरा मॉस्कोवा रिवर। तो ब्रह्मपुत्र रिवर एंड मॉस्कोवा रिवर के टर्म्स मिल करके ब्रह्मोस बनाते हैं, ठीक है ना। अगली जो न्यूज थी पीआईबी में कल की इंपॉर्टेंट, देखो पीआईबी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मिस नहीं कर सकते। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, मैं इनको इंक्लूड कर लिया करूंगा न्यूज एनालिसिस के साथ। WHO ने वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 रिलीज की है। तो WHO हैज रिलीज्ड द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, जिसमें इंडिया कंटिन्यूज टू मेक इंप्रेसिव गेन्स इन रिडक्शन ऑफ मलेरिया बर्डन, जिसमें कि इंडिया ने कंटिन्यू किया है टू मेक इंप्रेसिव गेन्स टू रिड्यूस द मलेरिया बर्डन। तो याद रखना का ये चीज आपको याद रखनी है कि वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 जो है वो लॉन्च की गई है बाय WHO, और इसमें इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। कैसे परफॉर्मेंस किया है, इंडिया इज द ओनली हाई एंडेमिक कंट्री विच हैज रिपोर्टेड अ डिक्लाइन ऑफ 17.6% इन 2019 तो ओवर 2018। तो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट में इंडिया इज द ओनली एंडेमिक कंट्री, ओनली हाई एंडेमिक कंट्री जिसने कि 17.6% का डिक्लाइन देखा है। Plus, India has sustained annual parasite incidence of less than 1 since 2012। तो इंडिया ने sustained annual parasite incidence यानी कि API को जो है उसको less than 1 रखा है since 2012, 2012 से। कौन रिलीज करता है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है। ये भी आपको याद रखना है, दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। आगे देखें, IFSCA यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी जो है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी जो है उसको IAIS यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स के अंदर मेंबरशिप मिल गई है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो सारी न्यूज़ें जो आई है ना, ये पीआईबी की न्यूज़ है, ये कोई भी न्यूज़ मतलब आपके हिंदू में नहीं आई, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है पीआईबी, और यही सब क्वेश्चन है जो पूछता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी जो है वो आपका ऑब्टेन मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स, ठीक है ना। अब IAIS क्या है, ये आपका 1994 में बना था। IAIS जो है वो आपका 1994 में बना था। अब 1994 में बना था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। एंड ये एक वॉलंटरी मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स। तो ये इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स की एक बेसिकली कहना चाहिए कि इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स की ये एक वॉलंटरी मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है ना, फॉर मोर देन 200 jurisdictions एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स 97% ऑफ द वर्ल्ड्स इंश्योरेंस प्रीमियम। तो वर्ल्ड के इंश्योरेंस प्रीमियम्स का
97% इसके अंदर है। IFSC क्या है? IFSC आप सबको पता होना चाहिए कि इंडिया की एक एस्टैब्लिश की गई बॉडी है जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज को देखती है। इंडिया में गिफ्ट सिटी गुजरात, आपको याद होगा गिफ्ट सिटी गुजरात में IFSC बनाया गया है। IFSC जो इंडिया की तरफ से है, तो इससे फायदा क्या होगा कि IFSC वुड हैव एक्सेस टू IAIS ग्लोबल नेटवर्क। तो IAIS का ग्लोबल नेटवर्क का एक्सेस हमको मिल जाएगा, IFSC को मिल जाएगा। IFSC याद रखना गिफ्ट सिटी गुजरात में, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए पहली बॉडी है इंडिया की तरफ से बनाई गई, ठीक है ना, ये याद रखेगा। तो यहां से हमने PIB वाला पार्ट भी कंप्लीट कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस वाले पार्ट में एक न्यूज थी जो कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक है, थेरेमिन। थेरेमिन क्या है? थेरेमिन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है विच वाज डिस्कवर्ड 100 years ago in 1920। याद रखेगा 100 साल पहले, 100 साल हो गए हैं थेरेमिन को। इट्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड 100 years ago in 1920 और ये प्रेडिसेसर है ऑफ द मॉडर्न डे सिंथेसाइजर। तो मॉडर्न डे में जो आप सिंथेसाइजर यूज करते हो ना, उसका ये प्रेडिसेसर है कहना चाहिए, ठीक है ना, थेरेमिन। याद रखेगा इट वाज क्रिएटेड बाय लियोन थेरेमिन। याद रखेगा लियोन थेरेमिन द्वारा ये बनाया गया था। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ये देखो कल के उससे मैंने निकाला है, तो ये आप देख सकते हैं। दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस एंड PIB। आते हैं आज के न्यूज़पेपर में, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। तो यू कैन मूव विद मी। ब्रिटेन अप्रूव्स फाइजर कोविड-19 वैक्सीन। ब्रिटेन ने फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है। याद रखिएगा दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट कंट्रीज जिसने की फाइजर की वैक्सीन को डायरेक्टली अप्रूवल दी। फाइजर ने बायोएनटेक के साथ मिलकर वैक्सीन बनाई। याद रखिएगा फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन है। याद रखिएगा फाइजर प्लस बायोएनटेक ने मिलकर के वैक्सीन बनाई है, ये आप याद रख सकते हैं। दिस इज द थिंग विच यू कैन रिमेंबर, ठीक है। और आगे मूव करते हैं। बोरिस जॉनसन इनवाइटेड एज चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे। तो इंडिया की रिपब्लिक डे के लिए बोरिस जॉनसन को इनवाइट किया गया है, बट अ डिसीजन इज अवेटेड फ्रॉम लंदन। मोस्ट प्रोबेबली ही विल एक्सेप्ट, बट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। फॉर्मर हाई कोर्ट जज कर्नन हेल्ड। तो याद रखिएगा CS कर्नन जो फॉर्मर हाई कोर्ट जज थे, ही हैज बीन अरेस्टेड फॉर बैड रिमार्क्स रिगार्डिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हिज वाइफ। अब इसके इनके ऊपर कौन कौन सी सेक्शंस लगे हैं? सेक्शन 228 IPC का जो बोलता है इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। सेक्शन 509 वर्ड जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। 294B signs, recites or utters any obscene song, ballad or words in near or any public place. 506 का 2 punishment for criminal intimidation. 67A punishment for publishing or transmitting of material containing sexually explicit act electronic form, and 153 wantonly giving provisions provocation with intent to cause a riot। ये सब अलग अलग सेक्शन है जिनके तहत CS कर्नन के अगेंस्ट एक्ट किया गया था। देखो 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 एक बार थोड़ा देखो पहले इस चीज को, है ना। दिस इज द थिंग, मतलब ये पहले भी न्यूज में थे। वी शुड नॉट से एनीथिंग दैट हर्ट्स हिज सेंटिमेंट। हनी द स्वीटनर ऑन योर प्लेट में भी शुगर सिरप। अब ये देखो लिखा है कि बहुत सारे ब्रांड्स का एक NMR टेस्ट हुआ। NMR टेस्ट मतलब कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट हुआ। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, याद रखिएगा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट हुआ, जो कि ये बता सकता है कि कंपोजिशन क्या है किसी प्रोडक्ट में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्टिंग किसके लिए होती है, तो आप बता सकते हैं कि ये किसी भी प्रोडक्ट का कंपोजिशन पता करने के लिए होती है, किसी भी प्रोडक्ट का कंपोजिशन था। अब इस NMR टेस्टिंग के अंतर्गत बड़े बड़े ब्रांड्स में, चाहे बैद्यनाथ हो, चाहे झंडू हो, चाहे पतंजलि हो, इन सब के हनी में शुगर सिरप मिला, हनी की जगह शुगर सिरप मिला। और केवल 3 ब्रांड थे जिसने की ये टेस्ट पास किया है। एक है सफोला, दूसरा है मार्क्ड सोहना एंड तीसरा है नेचर्स नेक्टर। याद रखिएगा सफोला मार्क्ड सोहना एंड नेचर्स नेक्टर, दीज आर द 3 ब्रांड्स जिसने की ये टेस्ट पास किया। अदरवाइज पतंजलि, बैद्यनाथ, झंडू, डाबर, इन सब के हनी में आपको शुगर सिरप मिला है, ठीक है ना।
एनएमआर टेस्ट इज बेसिकली, ये टेस्टिंग जो हुई वो जर्मनी में हुई, याद रखिएगा, दिस टेस्टिंग वाज कंडक्टेड इन जर्मनी एंड ये आपका न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्टिंग कहलाती है, जो कि सीएसई ने कहा, यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जो है इंडिया की तरफ से, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, उसने कहा है केवल 3 ब्रांड्स कुड क्लियर दिस न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्टिंग, ओनली 3 ब्रांड्स वर एबल टू क्लियर द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्टिंग। तो अब आप समझ गए होंगे घर में आपको क्या चीज हटानी है और कौन सी चीज लानी है ना? तो ये समझाने की जरूरत नहीं है ना, ये चीज समझ जाओ। हनी को एडल्ट्रेट कैसे करते हैं ये भी थोड़ा बता दूं। हनी इज एडल्ट्रेटेड विद C4 शुगर। C4 शुगर यानी कि केन शुगर होता है, और C3 शुगर जो होता है वो राइस शुगर होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, C4 शुगर इज द केन शुगर, sugar is the rice sugar. These are the things which you can remember, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड ये जब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस हुआ तो उसमें फिर ये राइस एडल्ट्रेशन, जो राइस एडल्ट्रेशन, सिरप एडल्ट्रेशन था, उसमें ये पकड़ा गया है ना, चोरी पकड़ी गई। सीएसई क्या है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का एक नॉन फॉर प्रॉफिट एक बॉडी है, नॉन फॉर प्रॉफिट बॉडी है, जो कि रिसर्च एंड एडवोकेसी करता है, बेस्ड इन न्यू दिल्ली है, इस्टेब्लिश हुआ था 1980 में, 1980 में बना था। सीएसई वर्क्स एज अ थिंक टैंक ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट इश्यूज इन इंडिया, पुअर प्लानिंग उसको सही करने की कोशिश करता है, क्लाइमेटिक शिफ्ट डिवास्टेशंस को स्टडी करता है, रिसर्च करता है और सॉल्यूशंस बताने का काम करता है। दीज आर द थिंग्स विच आर डन बाय सीएसई। ओके, बुरेवी साइक्लोन, अब एक नया साइक्लोन, निवार के बाद एक नया साइक्लोन बुरेवी जो है वो आ रहा है ना, श्रीलंका तमिलनाडु वाले रीजन को परेशान करने। बुरेवी साइक्लोन, एक नया साइक्लोन आ रहा है, ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है तमिलनाडु वाले रीजन में। बुरेवी जो साइक्लोन का नाम है वो किसने दिया है? तो नेम हैज बीन गिवन बाय मालदीव्स। याद रखिएगा, बुरेवी साइक्लोन का नाम दिया गया है बाय मालदीव्स। इसका मतलब होता है ब्लैक मैनग्रूव्स, याद रखिएगा, ब्लैक मैनग्रूव्स इसका मतलब होता है। और धिवेही जो मालदीवियन लैंग्वेज है वो धिवेही, उस लैंग्वेज में इसका मतलब होता है ब्लैक मैनग्रूव्स। और बुरेवी जो नाम दिया गया है मालदीव्स द्वारा दिया गया है, और याद रखिएगा इसका मतलब होता है ब्लैक मैनग्रूव्स। और ये धिवेही लैंग्वेज, द नेम ऑफ द लैंग्वेज इज धिवेही, DHIVEHI लैंग्वेज, ठीक है ना, धिवेही लैंग्वेज है ना। और दिस स्टॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस श्रीलंका कोस्ट बाय वेडनेसडे नाइट एंड देन फिर ये तमिलनाडु कोस्ट, पंबन, कन्याकुमारी वाली रीजन में आएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, दीज आर द फैक्ट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस। तमिलनाडु नॉट एक्सपीरियंसिंग मोर साइक्लोन्स नाउ देन बिफोर। अब इनका ये कहना है कि ऐसा नहीं कि तमिलनाडु ने अचानक से बहुत सारे साइक्लोन्स देखना शुरू कर दिया है। अगर आप देखें तो तमिलनाडु पहले बहुत सारे साइक्लोन्स फेस करता था, अभी थोड़ा मात्रा कम हुई है, बल्कि ये कहना चाहिए, ठीक है ना। अर्लियर ये 3.6 साइक्लोन एक साल में करता था, अब कम से कम 1 या 2 साइक्लोन फेस करता है, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पहले 4, 1921, 5, 3, 1, ये 6, 11 से 19 में देखो 3 ही है। 2001 से 10 में तो एक भी नहीं था, देखो 2001 to 10 में एक भी नहीं था, 0 था। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया अचानक से, दिस हैज़ नॉट टू बी सेड। लेकिन यहाँ पे लिखा है द टर्म साइक्लोनिक सिस्टम डिस्टर्बेंस, जो टर्म है साइक्लोनिक सिस्टम डिस्टर्बेंस का, दैट कवर्स डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस होती हैं इसमें। जैसे कि पहले डिप्रेशन बनता है, फिर डीप डिप्रेशन में आता है, फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म में आता है, फिर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आता है, फिर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आता है, फिर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आता है, फिर सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म आता है। इसको याद रखिएगा, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म तक जाता है ये डिप्रेशन से लेकर के, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग व्हिच यू कैन रिमेंबर। अब ये कैसे ही होता है सुपर साइक्लोनिक, एक्सट्रीम, सीवियर कैसे होता है? तो बेसिकली इट इज डिपेंडेंट अपॉन द विंड स्पीड, ये विंड स्पीड पे डिपेंडेंट है। नॉट्स में जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी को भी बढ़ा हुआ माना जाता है, ठीक है ना। दीज आर द थिंग्स व्हिच यू कैन रिमेंबर। सो आगे मूव करते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज, एक फैक्ट लिखा है, द कोस्टल बेल्ट ऑफ तिरुवल्लुवर एंड पुडुकोट्टई इज हिट बाय मोर नंबर ऑफ साइक्लोन्स देन द रीजन साउथ ऑफ द पुडुकोट्टई। तो इस पुडुकोट्टई रीजन के साउथ के रीजन को इतना ज्यादा साइक्लोन क्यों नहीं इफेक्ट करते? दिस इज बिकॉज ऑफ द
शील्ड ऑफ श्रीलंका। तो ये बेसिकली जो सदर्न बेल्ट है, पुडुकोट्टई के नीचे वाले रीजन है, उनको श्रीलंका की शील्ड मिल जाती है, इस कारण से वहाँ साइक्लोन्स ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो बस मैंने आपको बता दिया, अगर पूछा गया भविष्य में कभी भी तो आप इसका आंसर कर सकेंगे, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको जानना है। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स स्टरलाइट्स अपील टू रीओपन द प्लांट फॉर 30 डेज। अब स्टरलाइट किसका प्लांट है? ये कॉपर का प्लांट है, वेदांता का प्रोजेक्ट है, कॉपर का प्लांट है, याद रखिएगा। और इनका ये कहना था, वेदांता वालों का कहना था कि सिंस ये जो स्टरलाइट प्लांट है ये देश की 36% कॉपर की 36% डिमांड को मीट करता है कंट्री में, देयरफॉर इसको बहुत ज़्यादा समय तक क्लोज रखना सही नहीं होगा। और ये थूथुकुडी में है जहां पे इसको बंद किया गया था। दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आपके लिए क्वेश्चन ये कि थूथुकुडी कहां पर है, वेयर इज दिस थूथुकुडी? ठीक है, स्टरलाइट प्लांट जहां पर है, लेकिन ये कॉपर का प्लांट है, ये आपको जरूर याद रखनी है चीजें। और ये स्टरलाइट प्लांट जो है ये बना था 1995 में, इट वाज ओपनड इन 1995 एंड इट वाज अपग्रेडेड पीरियोडिकली विद द बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी। ऐसा उनका कहना है कि इसमें बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी का यूज हम करते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं एडिटोरियल सेक्शन में। एडिटोरियल में जो हम देखेंगे एडिटोरियल वो दो देखेंगे। पहला है अ लूमिंग हेल्थ क्राइसिस, वेरी वेरी गुड आर्टिकल रिगार्डिंग द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब ये आर्टिकल जो है ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में है। ऑथर का कहना है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ग्लोबली 35% ऑफ द कॉमन ह्यूमन इन्फेक्शंस हैव बिकम रेजिस्टेंट टू अवेलेबल मेडिसिन। जो कॉमन ह्यूमन इन्फेक्शंस के बैक्टीरियाज हैं या माइक्रोब्स हैं, दे हैव become resistant to the available medicines। available medicine से वो resistant हो चुके हैं। About 7 lakh people die every year because the available antimicrobial drugs or antibiotics, antivirals, antiparasitics and antifungals they have become less effective to the pathogens। याद रखिएगा 7 लाख लोग एक साल में सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनको जो दवाई दी जाती है, यानी कि एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीपैरासिटिक एंड एंटीफंगल दिया जाता है, वो उन पे कारगर नहीं साबित हो रही है, वो उन पे काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं जो उनके ऊपर उनको इफेक्ट कर रहे हैं, दे हैव बिकम रेजिस्टेंट टू दैट। अब उसको रेजिस्टेंट होने का क्या कारण है? तो इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है मिसयूज ऑफ द एंटीबायोटिक्स। क्यों? क्योंकि आज हर घर में डॉक्टर बने हुए हैं, मतलब MBBS की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह चुकी है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को डॉक्टर समझता है। मतलब वो सब मूर्ख हैं जो लोग MBBS पढ़। आपको बुखार होगी तो आपके मम्मी पापा जिन्होंने हो सकता है कि थोड़ी बहुत इधर उधर की पढ़ाई की है, वो आपको दवाई बता देंगे और आप वही दवाई ले आके खा भी लोगे, है ना। हर व्यक्ति डॉक्टर बना, मतलब किसी व्यक्ति से आप दवाई पूछो तो उसको ये लगता है कि अगर मैं नहीं बता पाऊंगा तो मेरी बेइज्जती है, इसलिए वो कोई ना कोई दवाई आपको सजेस्ट कर ही देगा, है ना। सो दैट शुड नॉट हैपन। अगर आप डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर एक स्पेशलाइज्ड ट्रेड है जिसका कुछ काम होता है, वो काम करता है, उसको वो काम करने दो। आप जो काम करते हो वो काम करो, है ना। तो यही वाली बात है। इनफैक्ट मैंने देखा है कि इंजीनियर अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो उसको पंखा सही करते नहीं आएगा, लेकिन वो दवाई जरूर बता देगा। मतलब एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर MBBS का काम जरूर कर लेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल के काम नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीजें जो हो रही है, हमारे यहाँ इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेड पढ़ने का इतना ज्यादा शौक है लोगों को कि जो काम उनको सौंपा जाए उसको छोड़ करके बाकी दुनिया का हर काम करना है, ठीक है ना। तो दिस शुड नॉट हैपन। ये एक रीजन है बहुत बड़ा जिसने कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को इंडिया में बहुत ज्यादा फैला दिया है, ठीक है ना। इसके अलावा जो लाइव स्टॉक्स हैं, यही तो है, लाइव स्टॉक्स को भी दे देते हैं अपन। लाइव स्टॉक मतलब कि जो जानवर है, अब आप किसी को भी दोगे दवाइयां, मिसयूज करोगे इस तरीके से, अनप्रेसिडेंटेड रेट में देते जाओगे तो माइक्रोब्स तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता जा रहा है ना, चाहे वो ह्यूमंस में हो या फिर चाहे वो एनिमल्स में हो। इंडिया में बहुत, अब ना केवल इंडिया में बल्कि ग्लोबली आप देख रहे हो कि जूनोटिक डिसीजेस बहुत ज्यादा फैल रही हैं। तो जो डिसीजेस हो भी रही हैं इस तरह से जानवरों से ट्रांसमिट होकर, उनके ऊपर फिर दवाइयां काम नहीं करती, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है ना। एक और चीज ऑथर ने ये बोली कि देयर इज अ कैपेसिटी टू ट्रीट ओनली 37% ऑफ द सीवेज जनरेटेड एनुअली। इंडिया में जो सीवेज जनरेट होता है उसका केवल 37% ही है जो कि जिसकी कैपेसिटी है ट्रीट करने की। मतलब बाकी का जो 63% है दैट इज जनरेटेड और डिस्चार्ज इन द नेचुरल वाटर बॉडीज विदाउट एनी ट्रीटमेंट। तो ये भी इसका मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि जो सीवेज जनरेट होता है उनमें से 63% सीवेज जो है वो फिर जनरली डिस्चार्ज कर दिया जाता है वाटर बॉडीज में विदाउट एनी ट्रीटमेंट, ठीक है ना।
अब इससे क्या होगा, जब ये ऐसा जाएगा तो फिर इस पानी को कोई पिएगा, कोई यूज करेगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये अंदर ही अंदर बढ़ती जाएगी, एक्युमुलेट होती जाएगी, और उससे क्या होगा, उससे होगा ये जो दवाइयां हैं वो कारगर नहीं रह जाएंगी, ठीक है ना। देन वाटर मे बी वन ऑफ द मेजर फॉर द स्प्रेड ऑफ AMR, इसीलिए ऑथर ने कहा कि जो वाटर है इट इज वन ऑफ द मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर स्प्रेडिंग ऑफ द AMR, ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दिस डिस्चार्ज वाटर, जो भी वाइल्ड लाइफ कॉन्टैक्ट में आती है इस डिस्चार्ज वाटर के, वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट मतलब AMR उसमें उसके थ्रू होता है। अब की इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं, तो पहला इनिशिएटिव कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो UNEP है, इट हैज आइडेंटिफाइड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एज वन ऑफ द 6 इमर्जिंग इश्यूज ऑफ द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इन इस 2017 फ्रंटियर रिपोर्ट। 2017 की जो फ्रंटियर्स रिपोर्ट थी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की, उसमें उसने आइडेंटिफाई किया था AMR को एज वन ऑफ द 6 इमर्जिंग इश्यूज ऑफ द ईयर, ठीक है ना। देन यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल असेंबली इट प्रेस्ड द नीड टू फर्दर अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इन स्प्रेडिंग AMR। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल असेंबली जो है उसने कहा था कि भैया एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से भी आपका AMR स्प्रेड हो रहा है, मतलब कि जैसे वाटर पॉल्यूशन हमने देखा, वाटर पॉल्यूशन से AMR हो रहा है। Then United Nation agencies are working together to develop One Health AMR Global Action Plan. One Health AMR Global Action Plan, मैंने आपको One Health का कंसेप्ट पहले भी बताया था। One Health का कंसेप्ट आया है कि जितने भी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स के हों, चाहे मैन के हों, चाहे ह्यूमंस के हों, वो सारे के सारे जो हैं वो आपको एक करके पढ़ने हैं। यू हैव टू स्टडी देम इन कोलैबोरेशन, नॉट सेपरेटली। ऐसा नहीं कि जानवरों की अलग और इंसानों की अलग, ठीक है ना, इंसान भी जानवर है, सबके साथ में पढ़ो। Early in 2020, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change issued draft standard which set limit for residues of 121 antibiotics in treated effluents from drug production units। तो ये जो ड्रग प्रोडक्शन यूनिट होती है, जहां पे ड्रग का प्रोडक्शन होता है, वहां से भी तो बहुत सारा रेसिड्यू निकलता है, एंटीबायोटिक्स का बहुत सारा रेसिड्यू निकलता है। तो उसके ट्रीटमेंट हेतु 121 मतलब एक इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था 121 एंटीबायोटिक्स के ट्रीटमेंट के लिए बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि लिए गए हैं, बेबी स्टेप्स हैं बेसिकली जो लिए गए हैं फॉर AMR रिडक्शन। लेकिन मेन तो वही है ना कि जब आप डॉक्टर ना बने, मेन है आप उसका मिसयूज बंद कर दे। दिस इज द मेन थिंग दैट शुड बी डन फ्रॉम योर साइड, दैट इज द थिंग। पर्पस ऑफ अ वैक्सीन, पर्पस क्या होता है किसी वैक्सीन का, तो दो पर्पस होते हैं बेसिकली। दो पर्पस में कौन कौन से पर्पस है, पहला पर्पस तो आपका इंडिविजुअलिस्टिक पर्पस हो गया। इंडिविजुअलिस्टिक पर्पस मतलब कि आपका आप ठीक रहो किसी भी वैक्सीन को लेने के बाद। दूसरा उसका कम्युनिटी पर्पस हो गया, जैसे कि हर्ड इम्यूनिटी जो है ना, हर्ड इम्यूनिटी। ये बस दो ही चीज आपको याद रखनी है। किसी भी वैक्सीनेशन के क्या पर्पस होते हैं, दो पर्पस होते हैं। पहला पर्पस तो आपको होता है इंडिविजुअलिस्टिक पर्पस कि आप अपने आप को ठीक रखो, और दूसरा होता है कम्युनिटी पर्पस यानी कि आप हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर पाओ बिकॉज ऑफ दैट वैक्सीन। तो दैट इज द मेजर गोल ऑफ योर दैट थिंग। और वही चीज ऑथर ने बोली कि आप क्रूशियल आउटकम्स को डिफाइन करिए पहले ही कि क्या क्रूशियल आउटकम्स आपको मिलने वाले हैं इफ यू टेक दिस वैक्सीन एंड ऑल। तो ये ऑथर ने यहाँ पे गुहार लगाई। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। देयर हैज नेवर बीन अ वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेज अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कहना है, अटॉर्नी जनरल के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, याद रखिएगा आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली टेलिंग अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सारी चीज इसके फैक्ट्स पढ़ लेना है ना। ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट में काम करता है, वही सैलरी डिसाइड करता है, वही इसका टेन्योर डिसाइड करता है, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल से अब एडवाइस मांगी गई थी कि जेंडर सेंसिटाइजेशन जुडिशरी में कैसे किया जाता है। तो के वेणुगोपाल का ये कहना है कि भैया पहले आप जेंडर सेंसिटाइज तो बाद में करना, पहले आप वुमेन जजेस को लेना तो शुरू करो। इतिहास में केवल 2 वुमेन जज हुई हैं, और उसमें भी टोटल हाई कोर्ट्स में मतलब अगर आपके सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस की वो है, तो ओनली 2 वुमेन जजेस हैज बीन देयर। चीफ जस्टिस वुमेन एक भी आई नहीं है। प्लस 6 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं, मणिपुर, मेघालय, पटना, त्रिपुरा, तेलंगाना एंड उत्तराखंड, जिसमें अभी करंटली देयर इज नो सिटिंग वुमेन जज, है ना, ये भी एक बात है। फिर ओनली 2 ऑफ दीज 80 वुमेन जजेस जो हिस्ट्री में आई हैं, दे आर इन द सुप्रीम कोर्ट एंड रेस्ट 78 आर इन वेरियस हाई कोर्ट्स।
78 जो है वो हाई कोर्ट में है, 2 ही केवल सुप्रीम कोर्ट में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आज तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर आर ओनली 80 वुमेन जजेस आउट ऑफ द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ 1113 जजेस इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सैंक्शनड जजेस की जो पोस्ट है 1113 है, उसमें आज तक केवल 80 वुमेन है, याद रखिएगा, देयर आर ओनली 80 वुमेन आउट ऑफ दिस सैंक्शनड स्ट्रेंथ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। दीज आर द थिंग्स व्हिच यू शुड रिमेंबर। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है, कोई है चाइनीज प्रोब लैंड्स ऑन मून टू कलेक्ट सैंपल्स। अब मैंने बताया था आपको चाइनीज एक मिशन है जो कि गया है मून पे इन ऑर्डर टू कलेक्ट द सैंपल्स फ्रॉम देयर, ठीक है ना। तो बहुत सारा पैसा खर्च किया इन्होंने और 2022 के एंड तक के लिए ये मिशन है जो कि जाएगा 2022 तक जो मून है वो इंसानों को भेजना शुरू कर देगा, सॉरी, ये भी याद रखिएगा। और ये जो मिशन अभी गया है उसका नाम है चैंग-ई 5, चैंग-ई, याद रखिएगा, चैंग-ई 5 मिशन जो है वो गया है अभी। इट इज गोइंग ऑन द नियर साइड ऑफ द मून एंड इज गैदरिंग सैंपल्स फ्रॉम देयर, ओके। चैंग-ई 5, ये भी याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, चैंग-ई 5 है। आगे मूव करते हैं, तो यहाँ पे और कोई न्यूज आइटम नहीं। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। अब क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बताता हूँ, जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे। लेट मी टेल यू द आंसर्स फॉर दैट। तो पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था कि एमएसपी का क्या है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसका जो रिकमेंडेशन है वो CA-CP देता है, ठीक है ना, CA-CP देता है एमएसपी का, ना कि ICAR। दूसरा स्टेटमेंट सही है, 2 ओनली विल बी द आंसर। इसका दोनों सही है ना, तो बोथ विल बी द आंसर। और इसका दूसरा बस सही है, क्यों पहला क्यों गलत है कि नेपाल के साथ 6 नहीं बल्कि 5 स्टेट्स हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से 5 है जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं आप मुझे बताएंगे। और सूर्य किरण वाला सही है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस